नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। सो गाइस, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव पे 3 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। अब ऑफिशियल ने बताया है कि ये 3 टेररिस्ट के साथ जो पहलगाम अटैक हुआ था उसका कुछ लिंक है कि नहीं, वो हम लोग थोड़ा जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक कोई उसके बारे में किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया। तो ये सब कैसे चालू हुआ? आपको पता है कि 22nd ऑफ अप्रैल को एटलीस्ट 26 टूरिस्ट किल, मतलब 26 टूरिस्ट मारे जा चुके थे। इसलिए कि कश्मीर का पहलगाम पे टेररिस्ट आया था, आके धर्म पूछ-पूछ के उन लोग को शूट किया था। वो भी इतना कायर जैसा वार किया था। उस टाइम पे उसको पता था कि उस एरिया पे कुछ मिलिट्री वगैरह नहीं रहेगा। पहले मिलिट्री पे अटैक करता था। बाद में उन लोग को पता चल गया कि उनका बाप कौन है, इंडियन मिलिट्री उनका बाप है। तो पता चलने के बाद उन लोग अभी निहत्थे को, नॉर्मल सिटीजन को अटैक करने लगा। देखिए, एक बात बताऊं गाइस आपको, एक टेररिस्ट ग्रुप या एक कोई किसी भी ग्रुप, उसका डाउनफॉल हो रहा है, उसका मतलब टाइम खत्म होने आ रहा है, ये कब पता चलता है पता है आपको? जब वो सिटीजन के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि जब मतलब वो कहीं भी साइड से कुछ भी सफल नहीं कर पाता है, तो वो निहत्थे को अटैक करते हैं। और उसी टाइम पे अब समझ लेना कि ये ग्रुप का तो खत्म, अंत बहुत ही नजदीक है। ये ग्रुप बहुत ही वीक हो चुका है। ये ग्रुप के पास अंदर और कुछ नहीं है। ओके, तो ओके, जो भी है, तो अटैक किया था, 26 टूरिस्ट मारे गया था। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए थे। ओके, अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए थे, टेररिस्ट ठिकाने पे अटैक किए थे। अब सब लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। बट ये जो 3 टेररिस्ट जो छुप गए थे, जो भाग गए थे, उन लोग को मिला नहीं कभी। तो कुछ दिन पहले एक इनपुट मिलता है इंटेलिजेंस के थ्रू इंडियन आर्मी को कि ऐसा 3 टेररिस्ट एक जगह पे छुपा हुआ है। तो उधर ऑपरेशन महादेव लॉन्च होता है। होने के बाद 3 टेररिस्ट मारे जाता है। पहले बोला जाता है कि इन लोग के साथ कुछ कनेक्शन है कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं। पहलगाम अटैक के साथ इन टेररिस्ट का कुछ कनेक्शन है कि नहीं देख रहे हैं। बाद में बताया गया कि पहलगाम मास्टरमाइंड सुलेमान शाह, ये जो सुलेमान शाह है, ये आपको बता रहा हूँ, ये मास्टरमाइंड था। तीनों में से ये मास्टरमाइंड था। कंफर्म करता है कि ऑपरेशन महादेव पे ये मारा जा चुका है। अब ये सुलेमान कौन था? ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी से, देखिए टेररिस्ट क्या होता है, नॉर्मल सिटीजन को लेते हैं। कभी-कभी कश्मीर का खुद खुद का सिटीजन पाकिस्तान पे जाकर ट्रेन होकर आतंकवादी बनते हैं। कभी-कभी पाकिस्तान का सिटीजन आतंकवादी बन के इंडिया पे आता है। तो ये जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? वो है हसीम मूसा। हसीम मूसा कौन है? एक्स पाकिस्तान आर्मी स्पेशल फोर्स। हर एक आर्मी का स्पेशल फोर्स होता है। जैसे हम लोग इंडियन आर्मी का है पैरा स्पेशल फोर्स, मार्कोस। ऐसे पाकिस्तान आर्मी का जो स्पेशल फोर्स है ना, ये तीनों में से एक आतंकवादी था जो पाकिस्तान आर्मी का था। मतलब वो पहले आर्मी पे लिटरली ऑफिशियली सर्व कर चुके हैं। अभी उनको आतंकवादी बना के भेजा गया है कि इंडिया पे जाके ऐसे अटैक करो, और 3 लोगों का एक ग्रुप होगा जिसमें से तुम उसका हेड होगा। तो इसका एक स्केच बनाया गया था उस टाइम पे, फिर उसके बाद फोटो भी आया था कि ये भी था अटैक पे। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना अंदर से इन्वॉल्व रहता है। पाकिस्तान बोलता है हम लोग को तो कुछ नहीं पता ये आतंकवादी कौन है, हम लोग खुद आतंकवादी से जूझ रहे हैं। तो पाकिस्तान का आर्मी से आपके आतंकवादी का ग्रुप को लीड करता है ऑफिशियली, वो भी इंडिया के अंदर आके। पहले उधर बैठे-बैठे करते थे, अभी इंडिया के अंदर आके लीड करता है। ओके, तो अभी इंडियन आर्मी उनका जो जगह था उनको पहुंचा दिया है, मार दिया है। एक को कंफर्म किया, बाकी 2 का भी कंफर्मेशन आया नहीं। ओके, पहलगाम जो अटैक हुआ था, आप सबको पता है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी था, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ था उस टाइम, आसिफ मुनीर, आज के डेट पे फील्ड मार्शल है, जिसको प्यार से हम लोग फील्ड मार्शल बोलते हैं। फील्ड मार्शल बोलते हैं। ओके, तो पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ था वो मास्टरमाइंड था। और ये पूरा चीज को किसने देखभाल किया, सुपरवाइज किया? आईएसआई का चीफ, आईएसआई का चीफ ने। ओके, सुपरवाइज किया। एक्स पाकिस्तान आर्मी मेजर्स बिग एक्सपोज, मतलब ऐसे एक्स पाकिस्तान आर्मी का मेजर था। तो वो क्या हुआ, वो पाकिस्तान छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो लंदन पे जाकर सेटल हो गया। कुछ दिन पहले उसका वीडियो बनाया था। तो सेटल होने के बाद वो बताया कि ये जो पहलगाम वगैरह था ना, ये आसिम मुनीर का मास्टरमाइंड है, यही इसको प्लान करवाया। और आईएसआई ने इसको पूरा सुपरवाइज किया था। ओके, आईएसआई का चीफ ने सुपरवाइज किया था। पाकिस्तान डीपली इन्वॉल्व रहता है किसी भी टेररिस्ट अटैक के पीछे। अब ये सब के बाद जो ग्रुप ने अटैक किया था उसका नाम था, आपको पता है, टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट ग्रुप था। इसको इंडिया छोड़ के कोई भी ग्रुप इसको टेररिस्ट, मतलब कोई भी कंट्री इसको टेररिस्ट नहीं मानता था। पर इंडिया का जो डिप्लोमेसी था, ये वो डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से फाइनली यूएस, आपको पता है यूएस जिस ग्रुप को एक बार टेररिस्ट मान लेता है, धीरे धीरे पूरा दुनिया, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन उसको टेररिस्ट मान लेता है। तो इंडिया ने यूएस को टारगेट किया करके इंडियन डिप्लोमेसी इतना, मतलब इतना कामयाब हुआ, इतना टू दी पॉइंट था, ऑन पॉइंट था, कि उन्होंने क्या किया कि टीआरएफ को, यूएस को बोल दिया कि तुम टीआरएफ को बैन करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। तो ये डिक्लेयर कर दी। आज के डेट पे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, ये सब के बारे में पार्लियामेंट पे चर्चा हो रहा है। तो उस टाइम पे जयशंकर ने ये बताया कि इंडियन डिप्लोमेट ने ये काम करके दिखाया। अब देखिए, पाकिस्तान बोलता है टीआरएफ से हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है।
पर टीआरएफ के ऊपर जब बात उठा था पहले कि बैन लगाऊंगा पहले, और आज जब बैन लग चुका है, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं फॉरेन मिनिस्टर बोलिए, ठीक है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलिए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशक दर बोलिए, इन सब लोग को बहुत मिर्ची लग जाता है। तो ये क्या बोला, टीआरएफ इक्वल्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर प्रोटेस्ट अ बैन ऑन टेरर आउटफिट्स। ओके, तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये इशक दर क्या बताया कि टीआरएफ के ऊपर बैन लगा के यूएस ने सही नहीं किया। अब एक बात बताइए, जिस ग्रुप के साथ आपका कुछ लेना देना है नहीं, अब उसके साथ कौन क्या कर रहा है, सही है गलत है, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? ओके ओके, अब जब पार्लियामेंट पे ये सब आज डिस्कशन चल रहा था, तो बातों बातों में जयशंकर जी एक बहुत बड़ी खुलासा करता है कि हम लोग बोलते हैं यूएसए ने मदद नहीं किया, मदद नहीं किया, बट यूएसए इंडिया को एक बहुत ही बड़ा हेल्प किया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो उसके बारे में देखिए हम लोग पहले सुनते हैं। I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. देखिए इधर जयशंकर जी क्या बोल रहे हैं कि 9 मई पे हम लोग जब ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुके थे, उसके बाद जेडी वांस फोन करता है इंडिया को, फोन करके बताता है कि पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर, हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, बट जेडी वांस कंफर्म करता है, और शायद अंदर ही अंदर बहुत सारे इनपुट भी दिया रहेगा जेडी वांस। जेडी वांस आपको पता है पहलगाम अटैक के टाइम इंडिया पे प्रेजेंट था। ओके, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस। जेडी वांस इंडिया को बाकायदा बताता है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, और शायद बहुत ही डिटेल इनपुट दिया रहेगा जो मीडिया पे नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया को एक बहुत ही बड़ा मैसेज, बहुत ही बड़ा इनपुट जानकारी देते हैं, जो जयशंकर ने आज पार्लियामेंट में बताया। That attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered. And it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which is shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request is. Now, I want to make two things very. अभी तक तो इन्होंने बताया कि इनपुट मिलने के बाद इंडियन आर्म फोर्स ने कैसे वो प्लान को पूरा नाकामयाब किया, पाकिस्तान का जो भी प्लान था। उसके बाद हम लोग को ये मैसेज, हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है कि पाकिस्तान सीज फायर करना चाहता है। तो हम लोग बोला है अगर पाकिस्तान सही में सीज फायर चाहता है तो उसको डीजीएमओ के चैनल के थ्रू आएगा, मतलब ऑफिशियली हम लोग को फोन करेगा करके, लिटरली मतलब हम लोग को भीख मांगना पड़ेगा कि प्लीज ये युद्ध बंद कर दो, सीज फायर कर दो। One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. हाँ देखिए, तो इधर बताता है कि हम, डोनाल्ड ट्रम्प जो बोलता है मैंने सीज फायर कराया, मैंने इंडिया से बात किया, तो बोलते हैं देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जिस दिन पहला पहलगाम अटैक होता है 22 अप्रैल, ओके, पहलगाम अटैक जब होता है वो उस दिन डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पहली बार बात हुआ, मतलब उस टाइम फ्रेम पे पहली बार बात हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला जो भी हुआ हम लोग बहुत दुखित है, ये जो भी बात हुआ। उसके बाद जब कुछ दिन पहले कनाडा गया था, आपको पता है G7 मीटिंग पे इंडिया गया था, फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया था, इंडिया को इनवाइट किया था, बट इंडिया ने नहीं गया था। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर जिस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉल करके मोदी को बताया था कि मैं आपसे क्यों नहीं मिल पाया G7 मीटिंग पे और मुझे इतना जल्दी क्यों आना पड़ा। तो बोल रहे ये जो दो घटना है, ये दो इंसिडेंट के बीच कभी बात ही नहीं हुआ मोदी से, ठीक है। तो जब मोदी बोला कि कभी मेरे साथ और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कभी बात ही नहीं हुआ, तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कभी कुछ भी बात नहीं हुआ, एक फोन कॉल भी नहीं हुआ, तो कैसे डोनाल्ड ट्रम्प बात कर सकता है, हम लोग को कन्विंस कर सकता है, हम लोग को ट्रेड की धमकी देके ये सीज फायर करा सकता है।
देखिए जेडी वांस आप ये बात बताएं। देखिए जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट है, बट जेडी वांस आज की डेट पे ना मैं मानता हूँ बहुत सुलझा हुआ इंसान है। ठीक है, जेडी वांस इतना सुलझा हुआ इंसान है। देखिए 2028 पे आपको पता है फिर से इलेक्शन होने वाला है यूएसए में। उस टाइम पे मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, मतलब जो डिफेंस सेक्रेटरी है, ओके, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया, मार्को रूबियो ने बाकायदा बता दिया कि नेक्स्ट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो लॉफुली और नहीं बन सकता है। तो जेडी वांस है नेक्स्ट प्रेसिडेंट का दावेदार 2028 में। देखिए जेडी वांस एक सुलझा हुआ आदमी है, पर वो वाइस प्रेसिडेंट है ना। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पागल टाइप है, वो किसी भी टाइम जेडी वांस को भी हटा सकता है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी वो जाता नहीं है। पर मैं मानता हूँ जेडी वांस इंडिया और अमेरिका का आज का जो बिगड़ा हुआ रिलेशन है, और जो इंडिया जो उसको मतलब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ है, उसको जेडी वांस सॉल्व कर सके। डोनाल्ड ट्रंप को खुद को पता नहीं वो कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। जो अब एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि एक रिलेशन जब बनता है कितना दशक से बनता है, ओके, डिकेड्स लग जाता है, 10 साल 20 साल की काम रहता है एक कंट्री के साथ रिलेशन बनाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप वो 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीटली बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये चीज पे कहीं ना कहीं जेडी वांस स्टेप इन कर सकते हैं, और जेडी वांस ये पूरा इशू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी का जल्दी बहुत मीट होने वाला है, और ये मीटिंग पे मैं मानता हूं अगर जब मोदी जी जाएंगे अमेरिका पे, तो जेडी वांस का बहुत क्रूशियल रोल रहेगा इंडिया और अमेरिका का रिलेशन को इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे लाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले एक सुलझा हुआ इंसान था, 2016 पे जब प्रेसिडेंट बना था। पर्सनली आई यूज्ड टू रियली लाइक डोनाल्ड ट्रंप, बट आज की डेट पे उसका बहुत सारा डिसीजन सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट पे नहीं, जो भी कंट्री के अगेंस्ट पे वो डिसीजन लेता है, या जो भी कंट्री के बारे में वो डिसीजन लेता है, बहुत सारा डिसीजन के पीछे सही में कोई लॉजिक नहीं होता। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसके बारे में कुछ बोलना है, कुछ अपना राय देना है, तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।